1947 के बाद विभिन्न आयोगों ने जब कहा कि भाई भारत को लाओ ना भारत की शिक्षा में, तब उन्होंने भारत में शिक्षा लाने के लिए एक काम किया, गणित में एक लाइन लिखना शुरू किया, एक पंक्ति की शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। ये कृतज्ञता ज्ञापित कर दी एक पंक्ति में, खत्म। और फिजिक्स पढ़ाते समय डाल्टन के परमाणुवाद में लिख दिया कि महर्षि कणाद ने भी इसी तरह से अणु की कल्पना की थी। बड़े खूबसूरती से शब्द लिखते हैं कि ताकि एक बच्चों को भ्रम न हो जाए कि कणाद वैज्ञानिक थे, काल्पनिक व्यक्ति थे, कल्पना कर रहे थे। इसलिए कि हमने महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन पढ़ाया ही नहीं किसी को। मैं तो फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, मैं भी नहीं जानता था आज से 20 वर्ष पहले तक। सिविल सर्विसेज में आ गया, नौकरी भी करने लगा, मुझे नहीं मालूम था कि हमारे यहाँ भी कोई भौतिकी का शोध हुआ है, भले ही चाहे थ्योरेटिकल फिजिक्स हो। जब मैंने महर्षि कणाद का न्याय दर्शन 20 साल पहले पढ़ा और जब रिलेट किया फिजिक्स के बाकी सिद्धांतों से, तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया में प्रकृति के उद्भव और उसकी जो भौतिक जो संपदाएं हैं, फिजिकल इंटिटीज हैं, उसको व्याख्या करने के लिए तो फिजिक्स आई ना, फिजिसिस्ट, साइंस ऑफ एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस, यही है फिजिक्स। तो सब्सटेंसेस को, फिजिकल इंटिटीज को अध्ययन करने के लिए महर्षि कणाद ने कहा 6 क्लासिफिकेशन किया उन्होंने, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशिष्ट। और उन्होंने कहा द्रव्य क्या क्या है? उन्होंने कहा पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। इसके बाद 4 और उन्होंने कहा, आप सुनेंगे तो आपको न्यूटन साहब याद आएंगे। फिर जो लोग कहते हैं ना कि टाइम स्पेस की बात न्यूटन साहब ने की पहली बार 17वीं शताब्दी में। महर्षि कणाद कहते हैं कि 9 द्रव्य हैं, तो कौन से हैं? 5 तो वो हो गए, 4 कहते हैं वो है टाइम स्पेस, दिक् काल। और इसके आगे और बढ़ते हैं, कहते हैं मन और आत्मा। मतलब वहीं उन्होंने स्पिरिट की बात भी कर ली जो आइंस्टीन बाद में कहता है, ऊर्जा की, और उन्होंने टाइम एंड स्पेस की बात भी की। 26 तरह के गुण बताए। कर्म में उन्होंने 5 टाइप की फोर्सेस की बात की, कॉम्बिनेटिव प्रोसेस की बात की, कैसे निर्माण होता है भौतिक अवयव का, और कुछ सामान्य होता है, मतलब जनरलाइज होता है, कॉमननेस होती है, और कुछ विशिष्टता होती है। अगर हम महर्षि कणाद का ठीक दर्शन मानते हैं ना, हम किसी से घृणा नहीं करते। फिजिक्स में तो योगदान है ही, सामान्य जीवन में भी होता, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, जो हमारी शरीर भी है आपकी सबका, जो मन, शरीर, स्पिरिट, सब जो बनती है वो प्रकृति के ही विभिन्न अवयवों के समवाय, कॉम्बिनेशन, इनहेरिटेंस और बनती है। लेकिन उसमें कुछ समानता होती है, कुछ विशिष्टता होती है। और उस भौतिक वस्तु की पहचान किससे होती है? विशिष्टता से, यूनिकनेस से। अगर हम ये समझते कि कॉमननेस के साथ साथ विशिष्टता होनी जरूरी है पहचान के लिए, इससे बड़ा डाइवर्सिटी मैनेजमेंट फिलोसॉफिकली और क्या हो सकता है? कि हम छोटी छोटी बातों में यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं कि सब यूनिफॉर्म होना चाहिए। सारा अगर एक ही कलर होता, सब एक ही तरह शकल सूरत के होते, सारी पृथ्वी के सारे घटक एक तरह के होते, तो क्या हमारी आपकी हालत होती? सब पागल होते। अगर ये प्रकृति में विविध रंग नहीं होते, विविध समायोजन नहीं होता, विविध स्वरूप नहीं होते, तो हम आनंद में कैसे ले सकते थे? और इसी तरह अगर विचारों में अगर भिन्नता नहीं होगी, लेकिन भिन्नता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कॉमननेस ही गायब हो जाए। जैसे अगर प्रत्येक भारतीय की अपनी विशिष्ट वैचारिक पद्धति हो सकती है, विशिष्ट उसकी धार्मिक तरीके हो सकते हैं जीवन जीने का, लेकिन उसकी कॉमननेस ये होनी चाहिए कि भारत के संविधान के अनुसार ही जीना है, तब भारत चलेगा।
अगर हम ये वैशिष्ट कणाद के वैशेषिक दर्शन से सीखते तो हमें यूरोप से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इक्वालिटी लिबर्टी पढ़नी पड़ती क्या? हमारा ईशोपनिषद कहता है, यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, ईशा वास्यविदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मां हृदय कस्य सिद्धनम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतैश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यतः सकल विश्व एक नीडम। ये हमारा यजुर्वेद कह रहा है 40वां अध्याय। इसका अर्थ है, शायद संस्कृत में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया ही नहीं गया। भाई हमको भी नहीं पढ़ाया गया था। हमने क्या 20 वर्षों में भारत की ज्ञान परंपरा समझने के लिए पढ़ना शुरू किया, संस्कृत को फिर पढ़ा हमने, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, अपनी ज्ञान परंपरा को समझने के लिए बिना संस्कृत के अपंग हो जाते हैं, तो सीखना पड़ा हमें। इसका सिंपल सा अर्थ है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब में ईश तत्व है, सब जगह वही व्याप्त है। तेन तक तेन भुंजी था, इसलिए अपनी जिजीविषा के लिए, अपने जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक हो प्रकृति से उतना ही ग्रहण करो। अनावश्यक व्यर्थ अज्ञानता पूर्ण दोहन मत करो प्रकृति का। मां गृह कस्व सिद्धनम, ये जो तुम संचित कर रहे हो धन संपदा किसी की हुई नहीं है। जब मरते हुए जाओगे, चाणक्य ने लिखा है एक जगह कि चंद्रगुप्त ने पूछा चाणक्य से कि मित्र कौन होगा गुरुदेव? बोले तुम्हारे अनुसार कौन है मित्र? तो चंद्रगुप्त ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो मित्र यही बंधु बांधव मित्र और हमारी जो सेना और हमारी शरीर ये है। बोले भ्रमित हो, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, किसी भी मनुष्य की मृत्यु, उनको नहीं कहा, उन्होंने कहा किसी मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो जितनी भी उसकी भौतिक संपदाएं खड़ी हैं, कोई उसके डेड बॉडी तक श्रद्धांजलि अर्पित करने भी नहीं जाती। आप जितने लोग बड़े बड़े बनाए होंगे ना, कोई भी लोग गए दुनिया में, देखिए कोई गई क्या, चला गया क्या घूमते हुए इंडस्ट्री और फैक्ट्री और बिल्डिंग की, भाई आप बहुत श्रद्धापूर्वक मेरे निर्माण में आपने ऊर्जा लगाई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा रहे हैं, मुझे दुख है। कोई मतलब नहीं उसका, कोई और आएगा और राज करेगा उसमें। बंधु बांधव थोड़े से आते हैं डेड बॉडी के पास और फिर आधे से ज्यादा चले जाएंगे कहते हुए कि भाई व्यस्तता है, मुझे थोड़ा वहां जाना है, मुझे वहां ऑफिस जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है। जो पहले कहते रहेंगे कि आपके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, आपसे इतना मैत्री स्वभाव है, घूमते होंगे साथ, हो सकता है दारू शराब भी चलती रही हो, लेकिन वो फिर नहीं आएंगे, चले जाएंगे। चुनिंदा जाएंगे स्मशान पर। स्मशान पर जब शरीर रखी जाती है तो चिता पर सबसे घनिष्ठ कौन है? पुत्र। एक लाठी मारता है कापाल क्रिया और वो भी कहता है प्रणाम, अग्नि को समर्पित। जिस शरीर को हम रोज तेल फुलेल लगाते हैं ना, आईने में 20 बार देखते हैं कि कैसा लग रहा हूं, आग लगते ही शरीर भी साथ छोड़ देती है। चाणक्य ने कहा, आप बताओ राजन, इसमें से कौन मित्र है आपका? तो वो भ्रमित हो गए चंद्रगुप्त कि अब क्या कहूं मैं, इसमें तो कोई मित्र नहीं है। गुरुदेव आप ही बताओ। बोले देखो, एक ही है तुम्हारा मित्र, वो है कर्म। लेकिन उस अपने असली मित्र के लिए तुम फर्जी मित्रों के लिए उसके साथ रोज तुम दुर्गति करते हो अपने कर्म की। ये कहा है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी और चाणक्य के शास्त्र में। मां गृह कस्व सिद्धनम, ये धन संपदा किसी की नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि धन मत कमाओ।
विद्या ददाति विनयम विनयात पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततो सुख। ये भी एक्सप्लेन किया उन्होंने कि धन प्राप्त करो लेकिन नियम से करो, श्रद्धा पूर्वक करो, पाप से मत करो, धर्म से करो, उसका उपयोग भी धर्म से करो, तब जाके सुख प्राप्त होगा। यह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। ये नहीं कह रहे कि वेल्थ जनरेशन मत करो। द्रवणात् द्रवणोदः ऋग्वेद में कहा गया कि द्रवण धन प्राप्त करो लेकिन उसका उपयोग लोकरंजन के लिए करो, समाज के लिए करो, तब सुखी रहोगे, तभी मोक्ष मिलेगा। ये हमारी दृष्टि रही भारत की। ये है ज्ञान परंपरा जो हम बोर्ड में रखना चाहते हैं। आज हमको यूरोप के लोग समझाते हैं कि साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट। एक ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋचा है, संगक्षद्वम संवदध्वम समो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपास्त समानो मंत्र समिति समानी समानो मनः सह चित्ते साम। इसका अर्थ यह है, आओ एक साथ चलते हैं, एक साथ अध्ययन करते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ सामर्थ्य ग्रहण करते हैं और ऐसा करते हैं कि अपने अपने जो भाग के, जैसे हमारे पूर्वजों ने अपना कर्म किया है, अपने अपने कर्म का ठीक से संपादन करते रहें और ऐसा मानस बनाएं कि हमारी समिति, हमारा समूह भी समान हो, हमारे मन भी समान हो, हमारे चित्त भी समान हो, हमारा लक्ष्य भी समान हो। ये ऋग्वेद कहता है 10वां मंडल। हम ये नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड तो पढ़ाएगा। अभी हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि ये पढ़ा देंगे तो ऋग्वेद तो गडरियों का गीत है ना, मैकाले ने कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो उससे कहा गया कि आप क्यों नहीं पढ़ाओगे भारत के शास्त्रों को, तो कहा भारत के शास्त्र में है क्या, दिस इज द सॉन्ग्स ऑफ सेफर्ड्स फ्राइटेंड विद द माइटी फोर्सेस ऑफ द नेचर। प्रकृति की शक्तिशाली शक्तियों से भयभीत होकर गडरियों ने कुछ गीत गाना शुरू किया, वो है वेद भारत का, उसमें कोई ज्ञान परंपरा नहीं। ये मैकाले ने कहा और वो हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं ध्वनित होता रहता है और हमने भी मान लिया। वेद की ऋचाएं हम कहेंगे हम भारतीय हैं, हम नहीं कह रहे कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो। हर धर्म में, हर पंथ में एक बात होती है कि आप जहां पर हो उसके प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए और उसका बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर हम भारत में हैं, किसी भी पंथ के, अगर हम भारत की पूरी 5000 वर्षों की ज्ञात इतिहास की अगर हम पूरी सांस्कृतिक यात्रा और ज्ञान परंपरा ही नहीं जानते हैं तो हम भारतीय कैसे हैं? हम किसी जाति के हो सकते हैं, हम किसी पंथ के हो सकते हैं, हम किसी क्षेत्र के हो सकते हैं, हम किसी भाषा के हो सकते हैं, लेकिन भारतीय कैसे हैं जब तक हम भारत की समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन की यात्रा को आत्मसात नहीं किए हैं अपने ज्ञान के कोश में। कहां से भारतीय? महर्षि अरविंदो एक वाक्य कहते थे, अगर आप लोग गूगल करके देखेंगे तो कहते थे, इसी 1835 के एक्ट वाले शिक्षा को जो आज तक कुछ न कुछ थोड़े छोटे परिवर्तन के साथ चल रही है, ये कौन सी शिक्षा है जिसको हम भारतीय कहते हैं? महर्षि अरविंदो का वाक्य बोल रहा हूं, जिसमें कहीं भारत तो दिखता ही नहीं। इसमें न भारत की ज्ञान परंपरा दिखती है, न भारत की भौतिक प्राकृतिक संपदा दिखती है, न इसमें कभी भारत के संघर्षों की कथा व्यथा दिखती है, न इसमें कहीं भारत के प्रमुख स्थलों का बोध होता है। तो कौन सा भारत है? आप लोग पुस्तकों को टटोल के देखिएगा कि कहां कहां कितना भारत दिखता है। उतना ही दिखता है जितना कि 1835 के बाद साजिश के तहत हमारे कंटेंट को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, उसी के कुछ न कुछ स्वरूप में हम देखते जा रहे हैं और देखते चले आ रहे हैं।
वो तरोड़ा मरोड़ा कैसे गया? 3 लोगों ने साजिश की। अंग्रेजों ने बहुत खूबसूरती से 3 शोध कराए। वो बड़े स्मार्ट लोग थे। वो सोचते थे सीधे सीधे कोई बात कहेंगे तो मानेंगे नहीं, जब इसको कहेंगे हम खूब शोध करके सर्वे करके कह रहे हैं तो तुरंत मान लेंगे। जैसे एलोपैथी की मेडिसिन में चाहे कितनी भी घटिया मेडिसिन हो, एक शोध पत्र छपता है, उसके साथ संलग्न करते हैं एनेक्सर कि 2 साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया, 2 ने ये रिसर्च किया, और कुछ आंकड़े दिया कि हमने क्लिनिकल ट्रायल किया, एनिमल ट्रायल किया, सोशल ट्रायल किया, और इस पर इतने पर एग्जामिन किया, और इससे सर दर्द दूर हो गया, पेट ठीक हो गया, लीवर ठीक हो गया, आंख मूंद के दवा खा लेते हैं। क्योंकि उन्होंने एक जामा पहना दिया कि तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से शोध किया गया। अंग्रेजों ने हमको भी यही किया, हमारे शिक्षा के विचार के साथ भी यही किया। उन्होंने जेम्स मिल साहब से कहा कि आप एक शोध करो, भारत के इतिहास को ऐसा लिखो कि सुरंगी बारूद बिछ जाए भारत के नीचे। जब भी आने वाले समय में ये जो आंदोलन की सुगबुगाहट तब नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूर्वानुमान कर लिया था कि भारत चूंकि इतना विद्वान है, इतना ज्ञान से संपन्न देश रहा है, ये हमसे गुलामी नहीं रह पाएगा। हम कोई अफ्रीका नहीं है, ये कोई अमेरिका नहीं है जहाँ से ट्राइबल रहते थे, उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इनको तो, जब एशियाटिक सोसाइटी के रिसर्च से ये बात जाने लगी विदेशों में भारत की ज्ञान परंपरा की, मैक्स मुलर, कार्ल ब्रुक के माध्यम से, और दारा शिकोह ने हमारे उपनिषदों का एक अनुवाद कराया था फारसी में औपनिषद नाम से, जो उनका बर्नियर साहब जो चिकित्सक थे, औरंगजेब ने जब हत्या की दारा शिकोह की तो लेके फ्रांस चले गए। डुप्रोन ने, स्निगल बंधुओं ने जर्मनी, फ्रांस में उसका सबका अनुवाद किया। उसका जो इम्पैक्ट पड़ा भारतीय उसके मानस पर, और भारत की जो मैथमेटिक्स ट्रेवल करके बगदाद से अल मंसूर की डायनेस्टी से होते हुए, टोलस्टेडो स्पेन से होते हुए जब पश्चिमी यूरोप में पहुंचती है, तो उनको लगा कि अरे यूरोप के युवक भारत के फैन होने लगे, प्रशंसक होने लगे। तो उनको लगा भाई ऐसा भारत कैसे गुलाम रहेगा जो इतना जिनको अपने गौरव हो जाएगा कि हम इतने गौरवशाली परंपरा के हैं, वो तो नहीं रहेंगे, तो इनके गौरव को तोड़ो। तो उन्होंने कहा फॉल्ट लाइन क्रिएट करो। फॉल्ट लाइन जैसे होता है ना, पृथ्वी में फॉल्ट लाइन आती, भूकंप आते हैं, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। उन्होंने कहा इनकी पूरी सामाजिक संरचना में फॉल्ट लाइन क्रिएट करो। तो पहला फॉल्ट लाइन क्रिएट किया उन्होंने विचारों का, कि वेद उपनिषद से बुद्ध विद्रोही थे। पहला जैन धर्म विद्रोह था उपनिषद के खिलाफ। सिखिज्म पूर्णतः सनातन दर्शन के विपरीत है, लिंगायत विपरीत है। इस्लामिक फेथ के लोग और भारत के लोग एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर ये फंडामेंटल डिफरेंस है। ये कह, और दक्षिण और उत्तर की संस्कृति में भी अंतर है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग हैं, कश्मीर के लोग अलग हैं, हिमालय के लोग अलग हैं, पठार के लोग अलग हैं। इस तरह इतिहास की रचना कर दो और इस तरह से फिलोसॉफिकल फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दो। उसने बड़े खूबसूरती से कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा फॉल्ट लाइन क्रिएट करो सोशल स्ट्रक्चर। दुर्भाग्य से वर्षों तक सामाजिक संरचना हमारी ऐसी बन गई कि हम मूल दर्शन से दूर हट करके, और जहां उपनिषद कहता है कि ब्रह्मांड के सभी तत्वों में स्वयं को देखो और स्वयं में सभी तत्वों को देखो, वहां हमने अस्पृश्यता जैसा एक घृणास्पद सामाजिक संरचना खड़ी कर दी। उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा ये जो दिखाई पड़ रही ना विकृतियां, इनकी दर्शन नहीं है, विकृतियां इनकी, दर्शन तो बहुत महान है, लेकिन कालांतर में व्यवहार में जो विकृतियां आ गई हैं, इन्हीं को तुम ऐसा हाईलाइट करो कि ये हो जाए कि ये इनका फिलॉसफी का प्रिंसिपल्ड स्टैंड है। ये सिद्धांत से ऐसे हैं, व्यवहार से नहीं, कमी नहीं है, ये इनका सिद्धांत ही ऐसा है। जेम्स मिल साहब ने उसको भी स्थापित कर दिया अपनी पुस्तक। उन्होंने कहा ये लिखो इतिहास में कि आर्य आए बाहर से और खदेड़ के द्रविड़ों को मार करके भगा दिए,
और विंध्य पर्वत के दक्षिण चले गए, वो भी लिख दिया उन्होंने उसी लाइन पर, लड़ाओ। दूसरा उन्होंने किया, हथियार बनाया ग्रियर्सन साहब को भाषा का। उन्होंने कहा भाषा में ऐसा शोध आप करो कि ये सिद्ध कर दो कि भारत में जितनी भाषाएं हैं सब एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, सब अलग अलग भाषाएं हैं। भाषा के आधार पर इनमें विरोध पैदा कर दो, पंथ के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दिया। उसका शेषनाग आज भी उभर के दिखता है। कहीं महाराष्ट्र खड़ा होता है हिंदी के खिलाफ, तो कहीं तमिलनाडु खड़ा होता है, और हम उसमें जूझ रहे हैं अभी भी। चौथी फॉल्ट लाइन क्रिएट किया उन्होंने प्रजाति का, स्पेसीज का। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर हम एक तीसरे प्रजाति का जो किया उन्होंने किया रिस्ले साहब ने। रिस्ले साहब ने क्या किया, कंधे के आधार पर, नाक के आधार पर, माथे के आधार पर, हाइट के आधार पर उन्होंने कहा इतनी प्रजातियां भारत में हैं, 9 प्रजातियां हैं। कोई जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं, कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं, ये घोषित कर दिया कि 9 प्रजातियां हैं। कोई सिथियन आर्यन है, कोई ईरानियन आर्यन है, कोई यूरोपियन आर्यन है, कोई आर्यन है, कोई द्रविडियन आर्यन, कोई द्रविडियन ऑस्ट्राइड्स, कोई एस्ट्राइड्स, कोई एस्ट्राइड निग्राइड्स, कोई निग्राइड्स। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, अगर हम रिस्ले साहब का रिसर्च सामने रख दें संक्षेप में, तो हर आदमी को लगेगा कि हर आदमी भिन्न भिन्न प्रजाति के बैठे हुए हैं। एक घर में ही भिन्न भिन्न प्रजाति के हो जाएंगे कि सबकी नाक एक तरह है क्या घर में, सबकी आंख एक तरह है, कि सबका माथा एक तरह है, कि सबकी हाइट एक तरह है, तो उनके अनुसार तो सब भिन्न भिन्न हो गए। ये सारी चीजें बाद की रिसर्चेज में अंडू हो चुकी हैं। डॉक्टर लालजी सिंह साहब जो जौनपुर वाले थे, जो हैदराबाद माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर सिद्ध किया कि भारत की 95% रहने वाले लोगों का जीन्स एक है, लेकिन वो पुस्तकों में नहीं आता। अब ये मुझे रिस्ले साहब की प्रेत छाया ढो रहे हैं। तो ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं, क्रिएटेड फॉल्ट लाइन्स, इनको हमें अंडू करने की जरूरत है। इनकी चर्चा मैंने इसलिए किया, विस्तार से करने में तो घंटों लगेगा, मैंने दो चार लाइन टच किया इसलिए कि ये फिलॉसफी के साथ, सोशल स्ट्रक्चर के साथ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ, रिलीजियस फॉल्ट लाइन, हर तरह के ऐसा क्रिएट कर दिया और ऐसा बारूद बिछा दिया कि हम बात बात में लड़ते रहते हैं। भारत माता की जय भी बोलते हैं, लड़ते भी रहते हैं। तो हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड में अवधारणा ये है कि हम ऐसी विषयों में सामर्थ्य वैसा ही रखें जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रख रहा है। कंटेंट सारे विषयों का वही होगा जो करिकुलम सिलेबस सीबीएसई रख रहा होगा। उनके कंटेंट भी वैसा रखो, लेकिन कंटेंट को रखते समय बच्चे के मन में जो रिफ्लेक्शन हो, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा भी, उस डोमेन से जुड़ी हुई ज्ञान परंपरा, रटने के लिए नहीं। अगर हम लॉ ऑफ डायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं, तो वैशेषिक दर्शन की चर्चा हो। कहीं हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो न्याय दर्शन की चर्चा हो। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो हमारे यजुर्वेद के लेकर के बृहस्पति संहिता से लेके आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र की चर्चा हो। अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो सुलसुत से लेकर के केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स रामानुजन शकुंतला देवी तक की चर्चा भी हो उस डोमेन में। और हिस्ट्री में आर्य सिद्धांत को जो नकार दिया गया है उसको न पढ़ाया जाए कि आर्य बाहर से आए, आक्रमण करके, उसको हटाया जाए। और जो वर्तमान शोध है उनको रखा जाए, जो भारत के सापेक्ष है, जो भारत को एकता की बात करते हैं, भारत में एकत्व की बात करते हैं, जो भारत की सभी भाषाओं में एकत्व की बात करते हैं, उनको केंद्र बनाया जाए। हम आपस में लड़ते हैं, और एक विल डुरांट, एक फिलोसफर है अमेरिका का, वो कहता है कि भारत सारी संस्कृतियों की जननी है। अमेरिका का फिलोसफर है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। लोकतंत्र भारत से ही उभरा, लेकिन हम स्वयं स्वीकार करने को तैयार इसलिए नहीं है कि हमारी पुस्तकों में बचपन से ही हमारा जो एल्गोरिदम है सबकॉन्शियस का, वो दूसरी तरह से स्ट्रक्चर हो गया। उस एल्गोरिदम को, जो कल्चरल एल्गोरिदम है, कॉन्शसनेस एल्गोरिदम है, उसको हमें भारत सापेक्ष, भारतीय ज्ञान परंपरा से आप्लावित, अविसिंचित धारणा के साथ
उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये मूल अवधारणा है भारतीय शिक्षा बोर्ड की। असेसमेंट में हम इन सब को ही फॉलो करेंगे और हम अपनी पुस्तकों में ये कोशिश जरूर कर रहे हैं 9वीं से 12वीं की पुस्तक में कि बच्चे को कोचिंग कम करना पड़े अगर जेई नीट में जा रहा है तो। और इसके लिए हम प्रोफेसर एस.सी. वर्मा और कई जो कोचिंग के बड़े गुरु हैं उनके साथ मंथन करके हम अपनी पुस्तकों में इस तरह बना रहे हैं कि जो बच्चा 11वीं 12वीं में अगर हमारा साइंस पढ़ता है तो उसमें 70% क्वेश्चन तो इस तरह एक्सरसाइजेज होंगी कि आम बच्चे भी कर लें, लेकिन अगर वो 70 के ऊपर प्राप्त करता है तो उसके क्वेश्चन का मोड एक्सप्लोरेशन के साथ इस तरह का हो कि वो अगर जेई नीट की परीक्षा में भी जाता है तो उसका पहले से ओरिएंटेशन उस तरह के क्वेश्चंस को करने का, उस चैलेंजेस को कन्फ्रंट करने का पैदा हो, उसका एक स्वभाव बन जाए उस तरह। एक बात और, हम जो अलग से मॉरल एथिक्स पढ़ाते हैं, एथिक्स के किताबें और लेक्चरिंग, या हम अलग से जो कल्चर इन्वायरमेंट के लिए कुछ और पढ़ाते हैं, बच्चों का समय उसमें नष्ट होता है और जो मूल्यांकन नहीं होता बच्चे पढ़ते भी नहीं, सीखते भी नहीं। आपको ज़्यादा अनुभव है इसका। हमने कोशिश किया है कि जो एनसीएफ भी कह रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर और करिकुलर तीनों को इंटीग्रेट करो। आप टेक्स्ट बुक और लेसन ही ऐसा बनाओ कि उसको पढ़ने के बाद बच्चे को उस सब्जेक्ट का नॉलेज भी हो, क्षमता भी हो और उसका स्वभाव भी, वैल्यूज भी जैसा हम चाहते हैं आदर्श वैसा बने। तीनों एक साथ पिरो दीजिए, कंटेंट से, एक्सरसाइजेस से, अभ्यास से, ताकि अलग अलग उसके लिए कक्षाएं न लगानी पड़े। इथिक्स को, मॉरलिटी को डिस्पोजिशन का हिस्सा बनाना है तो हर चीज पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से उसमें गुथा होना चाहिए, अलग से नहीं पढ़ाना चाहिए। ये भी हमने इसको, इस कॉन्सेप्ट को भी रखा है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड वैध भी है। 21st सेंचुरी में किसी बच्चे को कैसा होना चाहिए कि जो आने वाली दुनिया के 5-6 विषयों में जो सबसे अधिक आवश्यकता है, भारत को आगे बढ़ना है, विश्व में आगे जाना है, तो उसे 4 विषयों पर बहुत फोकस करना होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये 4 टेक्नोलॉजी में अगर आगे नहीं बढ़े तो ये अमेरिका कभी आंख तरेर देगा, कभी रसा तरेर देगा, कभी चाइना तरेर देगा। हमें इस पर बच्चों को शुरू से ही ऐसी प्रवृत्ति डालनी है कि इन क्षेत्रों में 21वीं सदी में आने वाले इन चुनौतियों के लिए वो योग्य बनना शुरू हो, उसके मानस में आना शुरू हो। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम 6ठी क्लास से पढ़ा रहे हैं अपनी बोर्ड। हम साइंस टेक्नोलॉजी को इस तरह पढ़ा रहे हैं कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, पैलेडियम के लिए भारत में कहाँ मिल सकता है, उसके शोध के लिए जज्बा पैदा हो जाए बचपन में कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है, एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकालना है, तो हमें यूरेनियम, थोरियम, न्यूक्लियर रिएक्टर और लिथियम, कोबाल्ट, पैलेडियम, ईडियम तलाशना होगा। 76% चाइना के पास है ये मिनरल्स। इसीलिए जब ट्रंप साहब ने कहा कि 150% टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने कहा हम तुम्हें एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जाएगा, तुम्हारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बंद हो जाएगी। घुटनों पर आ गए ट्रंप साहब, 30% कर दिया, 150 से 30 पर आ गए। और मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप देखिएगा चाइना अगर ऐसे ही अपने मिनरल्स को, एक्सपोर्ट को रोकता रहा तो 10% आ जाएंगे ट्रंप साहब।